गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनडी कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम हमारी जो यूनिट थर्ड है बिजनेस इकोनॉमिक्स उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो बाकी आप नेक्स्ट कौन सी यूनिट आप पढ़ना चाहोगे, आप मुझे बता सकते हो, तो वही हम करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से दो क्वेश्चंस तो बनते ही है ना, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 4 नंबर तो आपके बनते ही बनते हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनते हैं। ये समझने से पहले आपको प्रोडक्शन को समझना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन एक प्रोसेस है, इनपुट को आउटपुट में चेंज करने की प्रोसेस, यानी रॉ मटेरियल से कुछ बनाने की प्रोसेस, कोई प्रोडक्ट बनाने की प्रोसेस है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन और फिर इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन। यानी इनपुट और आउटपुट के बीच की रिलेशनशिप प्रोडक्शन फंक्शन कहलाती है। ये एक टेक्निकल रिलेशनशिप होती है, ठीक है। इसके कुछ असम्पशन भी होते हैं जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन होता है कि इसमें सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक वेरिएबल, एक फिक्स्ड फैक्टर होता है। एक वेरिएबल मतलब फिक्स्ड जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, और वेरिएबल जिसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे लेबर हो गया, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और फिक्स्ड जैसे बिल्डिंग होगी, है ना, तो हम सेम ही बिल्डिंग में मान लो काम करेंगे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो एक दूसरे के इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। ऐसा नहीं होता कि आप एक लेबर कम कर दो और उसकी जगह आप कुछ कैपिटल बढ़ा दो, तो ऐसा नहीं होता। दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते, मतलब एक की जगह दूसरे का यूज़ नहीं कर सकते हम। और इनपुट और आउटपुट डिविजिबल है, उनको हम डिवाइड कर सकते हैं कि भाई कौन से इनपुट है कौन से आउटपुट है, तो हमें पता लग जाता है। और इसमें जो टेक्नोलॉजी होती है वो कांस्टेंट होती है, यानी कांस्टेंट टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं। अब जो मेन टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या होता है? ठीक है, तो ये क्या है? इनपुट में चेंज होने से बिल्कुल सेम प्रोपोर्शन में अगर आउटपुट में चेंज हो जाता है तो उसको हम बोल देते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ठीक है। इनपुट में चेंज होने से सेम प्रोपोर्शन में आउटपुट में चेंज होना। जैसे एक फार्म है, मतलब कि खेत है, और यहाँ पे मतलब कि हम ज़मीन के ऊपर मतलब कि गेहूँ वगैरह या कुछ उगा रहे हैं, तो उसमें काम करने के लिए लगभग 6 से 7 पर्सन्स चाहिए, मान लेते हैं हम। तो वहाँ पे 2 लेबर्स काम करते हैं, और वहाँ पे हमने इतनी कैपिटल मान लो लगा रखी है, 1 लाख इतनी कुछ कैपिटल मान लो हमने लगा रखी है। तो फिर हमने 2 लेबर और बढ़ा दिया, और फिर कैपिटल भी बढ़ा दी। फिर आगे हमने फिर से 2 लेबर बढ़ा दिए, फिर कैपिटल बढ़ा दी। तो ऐसे हम बढ़ाते जा रहे हैं, और लास्ट में लेबर जो है ना 8 हो गए, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, और कैपिटल भी बहुत ज़्यादा लगी। इतना बड़ा तो वो फार्म भी नहीं था। तो पहले जब बढ़ाया हमने लेबर, पहले जब नहीं था हमारे पास लेबर, 2 ही थे, तो आउटपुट 80% होती थी। जैसे ही हमने 2 लेबर बढ़ाए 100% होगी। फिर उसके बाद 2 और बढ़ाए तो 120% होगी, और फिर उसके बाद 110%। यानी कैपिटल बढ़ाने और लेबर बढ़ाने का यहाँ तक तो फ़ायदा हुआ, 80 से 100 हुई, 100 से 120, लेकिन बाद में कम होगी। यानी कि रिटर्न टू स्केल पॉजिटिव भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। ठीक है जी, ओके। तो अब लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल इज़ ओनली अप्लाइड इन लॉन्ग रन, कि ये जो आपका रूल है ना, ये जो लॉ है ये सिर्फ लॉन्ग रन में अप्लाई होता है, क्योंकि लॉन्ग रन में जितने भी फैक्टर्स होते हैं ना सारे के सारे वेरिएबल होते हैं। मतलब कि हम लेबर में भी चेंज कर सकते हैं, कैपिटल में भी चेंज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि फ्यूचर का किसी को नहीं पता, तो लॉन्ग रन में तो कर ही सकते हैं। हाँ, शॉर्ट रन में ये होता है कि सेम बिल्डिंग में आप काम चला लोगे और सिर्फ एक ही फैक्टर को चेंज करोगे, उसमें ये होता है। लेकिन इसमें सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, यानी सारे फैक्टर्स को चेंज किया जा सकता है। तो रिटर्न टू स्केल का जो लॉ है वो 3 टाइप का उसमें होती है रिटर्न्स: इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न, और डिमिनिशिंग यानी डिक्रीजिंग रिटर्न जो होगी। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मतलब जितना % इनपुट में चेंज होगा उससे ज़्यादा आउटपुट की परसेंटेज में चेंज होगा। जैसे आपने एक लेबर बढ़ाया, ठीक है, लेबर एक बढ़ाया और आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मतलब कि जितना मान लो आपने 10% इनपुट में चेंज किया तो आउटपुट में कितना, उससे डबल, यानी 20% चेंज हो गया, तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल 10% इनपुट में चेंज किया तो आउटपुट में भी 10% चेंज हुआ, यानी इनपुट और आउटपुट दोनों में इक्वल चेंज होगा। और डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल मतलब इनपुट में आपने जितना चेंज किया, जैसे 10% करा, तो उससे आउटपुट में उससे कम % चेंज हुआ, जैसे 6% चेंज हुआ, तो वो डिमिनिशिंग हो गया। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में आपको इंटरनल इकोनॉमीज भी मिलती है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज भी मिलती है, यानी फर्म के अंदर भी आपको बचत जो होती है वो प्राप्त होती है।
क्योंकि आप वहाँ पे क्या कर देते हो, अलग अलग लेबर्स को अलग अलग काम दे दोगे, यानी स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा होगा। और एक्सटर्नल यानी बाहर से भी एक इंडस्ट्री है, उसके अंदर बहुत सारी फर्म्स काम कर रही है, तो किसी फर्म की टेक्नोलॉजी बढ़िया है, कहीं से हमें ट्रांसपोर्टेशन का फ़ायदा हो रहा है, कहीं से एडवर्टाइजमेंट का फ़ायदा हो रहा है, तो एक्सटर्नल भी इकोनॉमीज मिल रही है। लेकिन डिमिनिशिंग रिटर्न में क्या होता है, इंटरनल भी आपको नुकसान होता है और एक्सटर्नल भी। जैसे टेक्नोलॉजी का नुकसान हो गया, टेक्नोलॉजी बढ़िया यूज़ नहीं कर रहे, तो फिर वही बात है। तो मतलब कि ये जो 3 चीज़ें हैं ये आपको याद करने की है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल